हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंस के बारे में कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और क्या परफेक्ट मेथड होता है, क्या परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने का, कन्वर्ट करने का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप वो सभी फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को समझने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, क्या जानना ज़रूरी होता है, जिसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। बिना इसके आप ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये बताया जाएगा कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है, यानी करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जो किसी काम को करता है, काम करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब आपको सब्जेक्ट इन तीनों सेंटेंस के थ्रू बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है, राम फुटबॉल खेलता है, अमन सोता है, मैं गाना गा रहा हूँ। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट, अगर मैं आपसे कह दूँ कि सब्जेक्ट को आप फाइंड आउट करिए, तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है। तो जो मैंने अभी आपको बताया है, अगर वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी होगा सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस के बारे में बात करूं, राम फुटबॉल खेलता है, ये जो खेलना है ये क्या है, ये काम है, ये क्रिया है। अब ये काम किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, ये काम राम के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, यानी राम क्या है, करने वाला है। तो राम ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को जरा देखिए, अमन सोता है। अब यहाँ पे सोने का काम किसके द्वारा हो रहा है, सोने का काम अमन के द्वारा होता है, तो अमन काम करने वाला हुआ। यहाँ पे अमन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैं गाना गा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है गाना गाने का। अब ये जो गाना गाने का काम हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, ये मेरे द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट करते हैं कि इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, आपको ये बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बस आपको ज़रूरत है इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखने की और कंसंट्रेट होके देखने की। यहाँ पे देखिए, मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, ऑब्जेक्ट वो होता है सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, काम का परफॉर्म जो किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा, इस काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही क्या होता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मैंने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता है, काम का प्रभाव, इफेक्ट जिस पे पड़ता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम होता है, वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए, राम क्या है, सब्जेक्ट। राम के द्वारा कौन सा काम होता है, खेलने का काम होता है। अभी इस खेलने का प्रभाव देखिए किस पर पड़ रहा है, इस खेलने का प्रभाव फुटबॉल पे पड़ रहा है, तो फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है।
यहाँ पे लेकिन देखिए, यहाँ पे मैं लिख दूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए अमन सोता है, अमन के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, सोने का। अब क्या जो इसके द्वारा काम हो रहा है सोने का, इसका प्रभाव किसी पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? इसका प्रभाव किसी पे तो पड़ ही नहीं रहा है, तो इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस को जरा देखिए, मैं गाना गा रहा हूँ, मेरे द्वारा काम क्या हो रहा है, गाना गाने का। अब देखिए गाना गाना, ठीक है, अब यहाँ पे गाना गाना, यहाँ पे एक गाना क्या है, नाउन है, और एक गाना ये क्रिया है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, ये वर्ब है, यहाँ पे ये वर्ब है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं गाना गा रहा हूँ, मेरे द्वारा जो काम हो रहा है गाना गाने का, ये किस पर हो रहा है, गाने पर काम हो रहा है। तो ये जो गाना है यही क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अगर आपने इन तीनों को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा समझना कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है सब्जेक्ट के द्वारा जो काम परफॉर्म किया जाता है, जब उस कार्य का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वही वर्ब क्या कहलाता है, वही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। लेकिन जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है लेकिन उस काम का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है तो वो वर्ब क्या कहलाता है, वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, ठीक है। अगर आपने इसको समझ लिया है तो अच्छा है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हो सकता है अब की बार आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। देखिए सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता है, जो काम किया जाता है, अगर उस काम का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है तो वो वर्ब क्या होता है, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के द्वारा जो काम हो रहा है, जो काम परफॉर्म किया जाता है, अगर उसका प्रभाव किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है, किसी पे नहीं पड़ रहा है, तो वो वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे राम के द्वारा जो खेलने का काम किया जा रहा है, ये खेलना ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। अमन के द्वारा जो सोने का काम हो रहा है, ये सोना ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं गाना गा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे द्वारा जो काम हो रहा है गाना गाने का, ये जो गाना है क्रिया है, वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो समझिएगा अभी। यहाँ पे देखिए राम के द्वारा काम क्या हो रहा है, खेलने का। अब यहाँ पे देखिए इसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो देखिए जब राम खेलेगा, फुटबॉल मारेगा, फुटबॉल खेलेगा, तो फुटबॉल को क्या करेगा, किक करेगा। अब जब वो फुटबॉल को किक करेगा तो फुटबॉल पे प्रभाव पड़ेगा, फुटबॉल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो खेलना हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ या नहीं हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। लेकिन अमन सोता है, देखिए अमन के द्वारा जो काम हो रहा है सोने का, अब इसका प्रभाव किसी पे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अमन सोता है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, किसी पे नहीं पड़ रहा है। तो ये जो सोने का काम हुआ ये इंट्रांजिटिव हुआ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। लेकिन मैं गाना गा रहा हूँ, मेरे द्वारा जो काम हो रहा है गाना गाने का, इसका प्रभाव ये किस पर काम हो रहा है, गाने पे हो रहा है। तो ये जो गाना गाना है ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ या इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के बारे में और पैसिव वॉइस के सेंटेंस के बारे में। अब यहाँ पे देखिए पहले मैं आपको एक्टिव वॉइस के बारे में बता दूँ, फिर पैसिव वॉइस अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता क्या है। देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, सब्जेक्ट को प्रमुखता दिया जाता है, सब्जेक्ट को प्रमुखता माना जाता है, तो वो सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। लेकिन पैसिव वॉइस का सेंटेंस फिर क्या होता है। देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें काम करने वाले को नहीं, यानी सब्जेक्ट को प्रमुखता ना देके बल्कि काम क्या हो रहा है उसको प्रमुखता दिया जाता है, तो वो क्या होता है, वो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए राम फुटबॉल खेलता है। इस सेंटेंस में ज़रा आप नोट करिए कि प्रमुखता किसको दिया जा रहा है, काम को दिया जा रहा है या फिर काम करने वाले को दिया जा रहा है। तो देखिए राम फुटबॉल खेलता है, किसको प्रमुखता, किसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, राम को, काम करने वाले को। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, ठीक है, कि फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, तो ज़रा यहाँ पे देखिए फुटबॉल खेला जाता है, यहाँ पे तो कोई काम करने वाला है नहीं, कि यहाँ पे ये नहीं बताया गया ना कि किसके द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, बल्कि काम क्या हो रहा है ये बताया गया है, इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो ये क्या है, ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अमन सोता है, यहाँ पे देखिए काम प्रमुखता किसको दिया जा रहा है, अमन को। तो अमन क्या है, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब यहाँ पे ज़रा देखिए मैं गाना गा रहा हूँ, सब्जेक्ट को प्रमुखता दिया जा रहा है, मुझे प्रमुखता दिया जा रहा है, इम्पोर्टेंस मुझे दिया जा रहा है, तो ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे समझिएगा पैसिव वॉइस के सेंटेंस को। तो देखिए गाना गाया जा रहा है, अगर मैं इस तरह से लिखूं, गाना गाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस अब एक्टिव नहीं बल्कि क्या है, पैसिव का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें काम कौन कर रहा है इसको तो बताया ही नहीं गया है, तो यहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस कैसे दिया जाएगा, कैसे उसको प्रमुखता दिया जाएगा। तो ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस का, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन समझिएगा कि मैंने इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अमन सोता है मैंने क्यों नहीं लिखा इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। तो देखिए रीज़न है, रीज़न क्या है, अगर आपने इस रीज़न को समझ लिया तो बेहतर है। आपको पूरा एक्टिव पैसिव का जितना भी सीरीज है आपके हाथ में होगा, आपको क्या करना होगा, केवल समझना होगा। यहाँ पे देखिए अमन सोता है, ठीक है। यहाँ पे इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इस सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, उसका भी रीज़न है। रीज़न ये है कि जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होगा, इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले यही बता दिया है कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। देखिए जिस सेंटेंस में, जिस एक्टिव के सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसी सेंटेंस को, उसी एक्टिव के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बल्कि इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए ये जो सोना है, ठीक है, ये कौन सा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव नहीं बल्कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसकी वजह से इस सेंटेंस को, एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में नहीं कन्वर्ट किया गया। अगर यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब के बजाय ट्रांजिटिव वर्ब होता, इंट्रांजिटिव वर्ब के बजाय ट्रांजिटिव वर्ब होता, तो इस सेंटेंस को, एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया होता, लेकिन नहीं है तो नहीं किया गया। तो अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब वाले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है
तो उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम कभी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो क्या है, जैसे अगर मैं ये कह दूँ कि मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे जो हंसना है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? तो देखिए मेरे द्वारा जो काम किया गया हंसने का, इसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को भी हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। रीज़न यही है कि इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है। अब मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बहुत ही आसानी तरीके से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का, ठीक है। तो देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। यही तो हमारा एक्टिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो ये है, ठीक है। अब चाहे वो टेंस का हो सकता है, चाहे मॉडल हेल्पिंग वर्ब का हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए क्या होता है, बेसिक आपने अगर समझ लिया तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर देना है, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया होगा वो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप बी, बीन और बीइंग का यूज करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ का और आप ध्यान रखेंगे कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जो मेन वर्ब का यूज किया जाता है ये हमेशा किस फॉर्म में यूज किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। बी, बीन, बीइंग और मेन वर्ब यहाँ पे जो होगा वो किस फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। उसके बाद अगर कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट, एडिशनल पार्ट हुआ तो ठीक है लिखेंगे, और अगर नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ पे देखिए यही आपको समझना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, बाई लिखेंगे, और बाई के साथ एक्टिव वॉइस का जो ये सब्जेक्ट है ना, इसको अब यहाँ पे लिख देंगे, यानी अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ पे एजेंट बनेगा, वो यहाँ पे क्या बनेगा, एजेंट बनेगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का एजेंट। इस चीज़ का आप अगर ध्यान रख रहे हैं तो बेहतर है। जो कॉमन नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जो मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद आप बी, बीन और बीइंग का यूज़ करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसा सेंटेंस होगा आगे आपको बताया जाएगा हर एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में देखा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सीख पाएँ। और आप अगर अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस यूट्यूब चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।